वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रच दिया इतिहास। वित्त मंत्री ने 7वीं बार लगातार बजट पेश कर इतिहास रच दिया। इस तरह वह लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1959 से 1964 तक एक अंतरिम बजट समेत 6 बार बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने बताई बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं: कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। इस बजट में क्या क्या हुआ सस्ता, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनम होंगे सस्ते, इम्पोर्टेड ज्वेलरी होगी सस्ती, मोबाइल फ़ोन और चार्जर होंगे सस्ते, लिथियम बैटरी होगी सस्ती, ईवी को मिलेगा बूस्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मिलेगा बूस्ट, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं होंगी सस्ती, रसायन, पेट्रोकेमिकल और पीवीसी फ्लैक्स बैनर होंगे सस्ते। सोना और मोबाइल समेत ये सब कुछ हुआ सस्ता। कैंसर की 3 दवाइयाँ सस्ती होंगी, कस्टम ड्यूटी हटाई गई, मोबाइल और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया। सीमा शुल्क घटने से सस्ते होंगे मोबाइल और चार्जर। सोलर सेट्स भी सस्ते होंगे। 25 आवश्यक खनिजों की सीमा शुल्क नहीं। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% हुआ। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% हुआ। लिथियम बैटरी सस्ती होगी। बिजली की तारें, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। अपने बजट भाषण में नए टैक्स रिजीम में बदलाव किया है। 0 से 3 लाख रुपए इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को नए टैक्स रिजीम में 17,500 रुपये का लाभ होगा। बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं, जैसे किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ की योजनाएं, 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होंगे, 400 ज़िलों में DPI डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोचक सृजन के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति बनेगी, झींगा मछली प्रजनन केंद्र का नेटवर्क बनाने के लिए वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। शहरी और इंडस्ट्री के लिए भी बजट में ऐलान किया गया है। शहरी इलाकों में 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 100 शहरों में साप्ताहिक बाज़ार योजना लागू की जाएगी। 100 बड़े शहरों पर पानी सप्लाई पर काम होगा। 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी दी गई। 21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट्स का प्रावधान है। PM ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू होगा। 1000 ITI अपग्रेड होंगे। सबसे बड़ा ऐलान बजट में जो किया गया है, मुफ्त राशन योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई। वित्त मंत्री ने बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा, इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। सरकार दावा करती है कि इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख की गई। मुद्रा लोन पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुद्रा लोन की अधिकतम राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास पर भी वित्त मंत्री ने बड़ी सौगात दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। छात्रों युवाओं के लिए भी ऐलान किया गया है। 1000 ITI अपग्रेड करेंगे। 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी। इंटर्नशिप के लिए हर माह 5,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। रोज़गार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम लागू की गई है। छात्रों को 3% ब्याज पर लोन मिलेगा। छात्रों को 7.5 लाख तक का स्किल मॉडल लोन। पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF देगी सरकार। 1 लाख तक की नौकरी वालों को 3,000 रुपये PF देगी सरकार। सरकार ने बजट में कई सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाई है तो कुछ प्रोडक्ट्स पर लगने वाला सीमा शुल्क बढ़ाया है। सरकार ने टेलीकॉम के सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। साथ ही प्लास्टिक प्रोडक्ट पे भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। ऐसे में टेलीकॉम सामान 5% महंगे हो जाएंगे, जबकि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के दाम 25% तक बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं इस बजट के बारे में किसने क्या कहा। आज हमारे साथ पैनल में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, किसान नेता राकेश टिकैत जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है,
ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप दोगुना करने की बात कर रहे हैं उसको आप पूरा करिए, लेकिन इस बजट से घोर निराशा देश के करोड़ों अन्नदाताओं को हुई है कि वो उनकी लंबे समय की मांग आपने पूरी नहीं की। एमएसपी पे ये बजट खामोश है। दूसरी बड़ी उम्मीद थी देश के नौजवानों को कि अग्निवीर योजना को आप खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती बहाल करेंगे, उसके लिए सेना के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान करेंगे, वो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। तीसरी चीज थी महंगाई। देश के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाली चीजों पर आप टैक्स में छूट देंगे। पेट्रोल में, डीजल में जो उम्मीद थी लोगों को वो कहीं नहीं दिख रहा है। और शेयर बाजार के छोटे निवेशक जो मामूली संख्या में नहीं है, लगभग 10 करोड़ की संख्या में हैं, उन 10 करोड़ निवेशकों के ऊपर आपने एक अतिरिक्त मार दे दी। अगर उनके परिवार की संख्या मिला लीजिए तो करीब करीब 30 करोड़ लोगों पे आपने मार दे दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15% से 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ा के 10% से 12.5% कर दिया। तो जो छोटे निवेशक थे, जो अलग अलग कंपनियों में, शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते थे, उनके ऊपर भी आपने टैक्स की मार दे दी। और इसी के कारण आप देखिए कि शेयर बाजार बुरी तरीके से धड़ाम से गिरा है। तो इस बजट से घोर निराशा इस देश के करोड़ों लोगों को हुई है, जो महंगाई से, जो निजात पाना चाहते थे, जो एमएसपी दोगुना पाना चाहते थे, जो अग्निवीर जैसी योजना से छुटकारा पाना चाहते थे, और एक बड़ा वर्ग कर्मचारियों का जो ये उम्मीद कर रहा था कि पुरानी पेंशन आप बहाल करेंगे, उस पर कुछ नहीं बोला आपने, चुपचाप रहे। तो इसलिए ये बजट निराशा का बजट है और शेयर बाजार उसका एक प्रतीक है। युवाओं को जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने की बात, इस सरकार को इंटर्नशिप की जरूरत है। पहले देश कैसे चलाओगे उसकी इंटर्नशिप तो कर लो।
तुम इंटर्नशिप की बात कर रहे हो, तुम अपनी इंटर्नशिप पहले करो। इस देश को कैसे चलाओगे, जो इस देश के लोगों की बुनियादी जरूरत है उसको कैसे पूरा करोगे, उस पर काम कीजिए आप। बिहार और आंध्र प्रदेश इंटर्नशिप देने से क्या रोजगार मिलता है? क्या किसी परिवार को नौकरी मिलती है? आप बात कर रहे थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की, 10 साल आपके बीत गए, अभी आप इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो है वो बिहार के लिए तो 9 साल पहले हमारे महामानव जी ने कहा था कि 1.25 लाख करोड़ देंगे। भूल गई आप? 50,000 दे दूं, 60,000 दे दूं, 70,000 दे दूं, 80,000 दे दूं, 90,000 फिर बोले 1.25 लाख करोड़ देंगे। तो वो तो कहीं दिखा नहीं 9 सालों में। अभी वो कह रहे हैं कि साहब हम कुछ घोषणाएं की हैं उन्होंने, कुछ 1000 करोड़ रुपए देंगे। अब उसमें हाईवेज का भी पैसा जोड़ रहे हैं, तो हाईवेज तो आपने देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिया है, तो जमीन पर कितना बिहार में पहुंचेगा वो देखना आवश्यक है। आखिरी सवाल, दिल्ली के लिए कितना शेयर आया? वही मुझे जो उम्मीद है, अभी आप डिटेल आएगा तो देख लीजिएगा, 325 करोड़ से ज्यादा मिलने वाला नहीं दिल्ली। बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, ताकि विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि जो एजुकेशन लोन, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफी आसानी दी जाएगी, साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था, जो बजट में उठाया गया। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रा सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मायावती ने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का ये बजट है उनके लिए है, ये कोई गरीब या जो आम जनमानस है उसको कहीं फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जो आंध्र प्रदेश या बिहार को जो बजट में जगह मिली है उस पर कहा कि वहां चुनाव आ रहा है, इसलिए उनको विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। चुनाव आंध्र प्रदेश में भी आ रहा है क्या? आंध्र प्रदेश में तो लोकसभा के साथ हुआ है, और बिहार या झारखंड या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या देश का वह हिस्सा जो विकास में पीछे छूट गया है, उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अगर प्रयास किया जाए, उसमें अगर कोई कमी खोजने का प्रयास किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो देश के सभी राज्यों को ध्यान में रख करके और जिस राज्य की जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाती है। बहन मायावती जी की जहां तक बात है, मैंने कहा विपक्ष का कोई, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, सबको बजट की आलोचना करने का एक फैशन जो होता है वो बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या बजट खरा उतर पाया है? देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी। हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं तो उम्मीद ये थी कि बहुत सारे कल्याण की योजनाओं पे, नौजवानों पे, किसानों पे, महिलाओं पे बात होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी इस देश की समस्या बेरोजगारी, तो इंटर्नशिप की बात हुई है, लेकिन इंटर्नशिप के बाद क्या, रोजगार कहां से मिलेगा? तो एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। जैसे अग्निवीर के 5 साल के बाद अग्निवीर क्या करते हैं, उसी तरह से बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का इंतजाम किया गया है। महिला कल्याण पे जो बातें हुई हैं सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में कामकाजी ज्यादा महिलाओं की संख्या है, घरेलू महिलाओं की। तो घरेलू महिलाओं की रसोई कैसे जो है अच्छी हो और उनका घर जो उनके बजट के दायरे में कैसा है, इसके लिए कोई जो है महंगाई पे कोई लगाम नहीं लगाई गई है। किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन किसानों के लिए जो मेन प्रायोरिटी थी उनकी, जिसके लिए वो 17 महीने आंदोलन करते रहे, 700 किसान जान गई, एमएसपी की गारंटी पे सरकार ने कुछ नहीं कहा। साथ साथ
हेल्थ का बजट जो है, जो बढ़ाया जाना चाहिए था, हेल्थ का बजट नहीं बढ़ा है, एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ा है। सवाल ये है कि जो SC ST के OBC के बच्चे हैं वो विदेश पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया सरकार ने? SC ST OBC के लिए जो कोई कल्याणकारी योजना मुझे पूरे बजट में नहीं दिखाई दी। साथ साथ आज भी विकसित भारत की बात हुई है, हेल्थ जो है वो प्राथमिकताओं में नहीं है सरकार की, क्योंकि जो सूची उन्होंने दी है नो विकसित प्राथमिकताओं की सूची, उसमें नहीं है हेल्थ। और आज भी अगर भारत में गटर में लोग जान दे रहे हैं और आज भी जो है भारत का मतदाता गटर में उतर रहा है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया आपने? सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इससे समस्या से, राष्ट्रव्यापी समस्या जो गटर की है, इससे निजात दिलाने के लिए आपको जो है एक अलग से बजट की व्यवस्था करनी थी। मशीनें आप चाहें तो सब जगह लगवा सकते हैं, तो लोगों की जान सुरक्षित हो जाए, और रोजगार दे सकते हैं तो रोजगार नहीं दिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये बजट खोखला है, और खोखले बजट से जो उम्मीदें जनता को थी, जनता ठगी गई। आप यूपी से बिलोंग करते हैं? देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई NGO, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी जी हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर GST नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो। एग्रीकल्चर ग्रामीण, उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। आपने उसके लिए क्या सुविधा करी? जो दूध उत्पादन करने वाले किसान, हमारी महिलाएं, माताएं हैं, वे भूमिहीन हैं, उनके पास में जमीन भी नहीं है, लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है। उसके लिए क्या किया बजट में? 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा? आपने हेल्थ पे क्या किया? ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं? एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है, आप वो करो ना गांव में भी। वित्त मंत्री सीतारमण जी कहेंगे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, ग्राम पंचायत अगर योजना लागू करना चाहेंगे तो बढ़ावा मैं बता दो कि कोई न कोई NGO कंपनी आएगी, वो पैसे लेगी, वो कहेगी कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी। वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट लेंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गिरो, ये गिरो। ये तो किसान कर ही रहा। आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसकी अलग मार्केट दे दो उसकी, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग कुछ किसान कर रहे हैं। राज्य के साथ साझेदारी करके केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी, जिससे किसानों को। हमने तो कहा कि डिजिटल बढ़ाओ ना, हमें किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान, दूसरे भुगतान भी आप डिजिटल से कर दो। कौन सी टेक्नोलॉजी आप डिजिटल से दोगे किसानों को? भाई हमारा भुगतान भी जोड़ दो ना आप उसी से, डिजिटल से ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप बढ़ाओ। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कैंपेन, आप बढ़ा दो। हमारा गन्ने का फसल तो एक साल में आती है, आ रही फसल 1-1.5 साल में, और भुगतान उसका होता है वो भी 12 महीने में, 8 महीने में। अभी कुछ फैक्ट्रियों का भुगतान जो गन्ने का है वो नवंबर दिसंबर का हुआ। कृषि और से जुड़े सेक्टरों को 1.52 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया, ये कारगर साबित हो कृषि में। अब कृषि में बहुत से सेक्टर आएंगे, आप कौन से सेक्टर में कितना फंड दोगे? आप कल तो ये भी कहोगे कि पुलिस को हमने इतना फंड दे दिया, उसकी तनख्वाह दे रहे हम। ये जो सेक्टरों में पैसे देने की बात करी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना जा रहा है और वो कहाँ लग रहा है। आप भाव देने की बात नहीं करते, सारी बात करते हो भाई MSP गारंटी कानून दे दो। आप ये तो कहो कि हम सब फसलें हम खरीद देंगे, उसका नुकसान होगा तो हम भरपाई सरकार करेगी, उसकी कुछ नहीं कर रही। अभी बाढ़ आई, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए।
क्या उन किसानों को लाभ मिल रहा है? नुकसान की कोई भरपाई हो रही है? वो नहीं हो पा रही है। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में की लॉन्च करेगी। नई किस्में लेकर आ रही, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उनका ठीक है कि उस तरह की फसलें सरकारें लेकर आ रही है, लेकिन उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होनी चाहिए, जीएम सीड उसमें नहीं होने चाहिए। फसलें तो हमारे वैज्ञानिक है जो रिसर्च सेंटर हैं, क्या उसको फंड लोकेट किया है? उस पर कितना फंड जाएगा? उसके धीरे धीरे फंड काट रहे हैं ये सारे। क्या बाहर से किस्म लेके यहाँ पाएंगे? क्या वे हार्मफुल तो नहीं है? क्या वे मानव शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो इन सब चीजों पे ध्यान हमको करना पड़ेगा। क्या ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा?